जी सर। जी सॉरी असम, बेसिकली। नो नो, इट्स ओके सर, कोई इशू नहीं ओके, है। तो जी हम लोग चैप्टर 2 से ही स्टार्ट लेंगे, ठीक है। टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स में जितना आपने F3 में पढ़ा होगा, आपने दो तरह के एसेट्स पढ़े होंगे। आपने एक पढ़ा जी होगा F3 में टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स, और दूसरा आपने पढ़े होंगे इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। तो जी टेंजिबल और नॉन इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स में फर्क क्या है? पहली चीज तो ये देखें कि टेंजिबल वो एसेट्स जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, ठीक है, जिनको हम लोग जी फिजिकली टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, दैट इज टेंजिबल। अब जिनको हम लोग फिजिकली फील नहीं कर सकते, फिजिकली वो एग्जिस्ट नहीं करते, वो क्या है? वो इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स है, ठीक है। सही। अब मेरे ख्याल से नॉन करंट का मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि करंट या नॉन करंट क्या है। करंट जी वो जिनकी यूजफुल लाइफ लेस देन 1 ईयर है, नॉन करंट वो वन एज एन। जिनकी यूजफुल लाइफ मोर देन 1 ईयर है। जी। सही। और अगर मैं एसिड्स की डेफिनेशन पे आ जाऊं, एसिड्स क्या है जी? डेफिनेटली हम कहते हैं कि एसिड्स क्या है? हमारा करंट इकोनॉमिक रिसोर्स है, कंट्रोल्ड बाय एन जी। ऑर्गेनाइजेशन टू जनरेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ठीक है। बेनिफिट्स। सही है जी। सही। तीन कंडीशंस हैं। पहली चीज क्या है जी? करंट इकोनॉमिक रिसोर्स होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है जी? कंट्रोल होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का। तीसरी चीज क्या है जी? टू जनरेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, कि वो फ्यूचर बेनिफिट्स। जनरेट करे आपके लिए। तो सही। ये हमने पढ़ा टेंजेबल नॉन करंट एसेट्स। और फिर टेंजेबल नॉन करंट एसेट्स में जितना अभी तक आपने F3 में पढ़ा, दैट वाज IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये आपने जी एसेट, टेंजेबल नॉन करंट एसेट से रिलेटेड आपने F3 में पढ़ते हैं, ठीक है जी। क्या जी? जी। क्या जी? IAS 16, ठीक है। IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड प्लांट इक्विपमेंट, एंड इसको इक्विपमेंट। शॉर्ट हम लोग PPE कहते हैं, ठीक है जी जी। लेकिन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट तो हम लोग पढ़ आए। लेकिन अब क्या है कि इस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में अब हम लोग कुछ और चीजें भी देखेंगे, ठीक है। वहां पर हम लोगों ने दो तीन चीज जो डिस्कस की F3 में, वो क्या चीजें डिस्कस की थी? एक हम लोगों ने डिस्कस किया कॉस्ट। दूसरी चीज हम लोगों ने वहां पर डिस्कस की डेप्रिसिएशन, ठीक है, जी। this। और द थर्ड वन जो आपने वहां पे जो एक और चीज डिस्कस की, दैट वाज रीवैल्यूएशन, ठीक है। जी कॉस्ट में हम लोग बेसिकली ये देखते हैं कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जब हम पढ़ रहे हैं, जब हमने इसको रिकॉग्नाइज करना है, रिकॉग्नाइज का मतलब क्या है? कि हमने जब इसको बुक्स में रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो जी। आपने ये चीज सही। इनिशियली इनिशियली प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को हम किस चीज पे रिकॉर्ड करते हैं जी? इनिशियल रिकग्निशन, ठीक है। जी जो इनिशियल रिकग्निशन है, ये हमने पढ़ा कि किस चीज पे होती है? ये कॉस्ट पे होती है। किस चीज पे होती है जी? बिल्कुल। कॉस्ट, कॉस्ट पर। ठीक है। अब हमने फिर फर्दर यहाँ पर, ठीक है, F3 में इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, लेकिन F7 में आपको इस तरह की चीजें नजर आएंगी, ठीक है। कि वो क्या चीजें हैं जो कि हमें कॉस्ट में ऐड करनी चाहिए, जो कि कॉस्ट का पार्ट बनेगी, और वो कौन से हम्म। ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको कॉस्ट का पार्ट नहीं बनना, ठीक है। अगर नहीं बनना। सही। कॉस्ट का पार्ट बनेंगी, इसका मतलब क्या है? कि उनको हम लोगों ने कैपिटलाइज करने हैं। और अगर सही। कैपिटलाइज करके वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएंगी एज ए नॉन करंट एसेट, और अगर वो कॉस्ट का पार्ट जी नहीं बनेंगी, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उसको हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाकर जी। एक्सपेंस आउट एज कर, एन एक्सपेंस। सेम ही है, ठीक है। जी एक्सपेंस आउट कर देंगे, सही है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं? ये बेसिकली जी मैं आपको F3 रिकॉल कर रहा हूँ कि F3 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ठीक है। अब कॉस्ट जी के एलिमेंट्स पे जाते हैं, थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं कि कॉस्ट में हम लोगों ने क्या चीज ऐड करनी है, किस चीज को हम लोगों ने कॉस्ट का पार्ट बनाना है, और किस चीज को जी। हम लोगों ने कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाना। इज इट नहीं क्लियर? बनाना। जी जी बिल्कुल। जी ओके। नेक्स्ट थिंग जो हमने वहां पे डिस्कस की, दैट वाज ए डेप्रिसिएशन। और जो डेप्रिसिएशन आप पढ़ के आए F3 में, उसमें आप क्या चीज पढ़ के आए? डेप्रिसिएशन में दो मेथड्स आप पढ़े आपने, ठीक है। एक हमने पढ़ा था जी स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। और जी। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। ये बात समझ आ गई? सही। आप जी जी। डेप्रिसिएशन को फर्दर मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है, डेप्रिसिएशन क्या होती है, कैसे होती है जी? जी। आपको कोई नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, नहीं डेप्रिसिएशन बिल्कुल पता है। ठीक। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आप F3 में पढ़ के आए, वो आप रीवैल्यूएशन का पढ़ के आए। और जी रीवैल्यूएशन में हम लोगों ने क्या चीज पढ़ी?
रीवैल्यूएशन में हमने ये चीज पढ़ी कि जब भी कोई एसेट हम लोग रीवैल्यू करते हैं सब्सिक्वेंट, देखिए इनिशियली तो किस चीज पे रिकॉर्ड हो रहा है, जब हमने फर्स्ट टाइम परचेज किया कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर, कॉस्ट पे रिकॉर्ड है, सही। कॉस्ट पे रिकॉर्ड करें। अब जब हमने कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर लिया, सब्सिक्वेंटली आफ्टर 1 और 2 इयर्स 3 इयर्स ड्यूरिंग इट्स यूजफुल लाइफ, हमें ये लगा कि हमारी जो कैरिंग वैल्यू है वो सिग्निफिकेंटली डिफर कर रही है किस चीज के, फेयर वैल्यू ऑफ एन एसेट। ठीक है, सिग्निफिकेंटली डिफर। सही अगर तो थोड़ा सही बहुत डिफरेंस है फिर रीवैल्यू करने की जरूरत नहीं। अगर आपको उसमें सही। सिग्निफिकेंट डिफरेंस नजर आ रहा है, और आपको पता है हमने कैरिंग वैल्यू क्या पढ़ी थी, हमने क्या कहा था कैरिंग वैल्यू क्या होती है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। पढ़ी थी हमने ये चीज, जी बिल्कुल। ये याद है? जी। फर्दर एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है आपको जी? नहीं। ठीक है, ओके जी। और रीवैल, जस्ट अ मिनट, ओ सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। जी जी, नहीं कोई मसला नहीं है, कोई मसला। मैं आपको जस्ट एक मिनट रिप्लाई कर दूं कि मैं क्लास में हूँ। जी 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 जी, कोई मसला नहीं, आप बात कर लें, कोई इशू नहीं। ओके, जी क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे कैरिंग वैल्यू की, ठीक है। जब अब रीवैल्यू करते हैं आप किसी भी एसेट को, किसी भी जी जी एसेट जब आप रीवैल्यू करें, कर क्यों रहे हैं? अगर सिग्निफिकेंट चेंज है किस में, फेयर वैल्यू और कैरिंग वैल्यू में। ठीक है, ठीक है। और फेयर वैल्यू क्या होती जी है? जी। फेयर वैल्यू होती है आपकी जो मार्केट वैल्यू होती है किसी भी एसेट की, मार्केट मार्केट वैल्यू। वैल्यू है। ठीक है, इसको हम लोग, अब अगर कैरिंग वैल्यू और मार्केट वैल्यू में आपको सिग्निफिकेंट चेंज नजर आया, आपको लगा कि कैरिंग वैल्यू आपकी बहुत कम है, मार्केट वैल्यू की बहुत ज्यादा है सिग्निफिकेंट, ज्यादा है। तो आप क्या करें, आप इस एसेट को रीवैल्यू करेंगे। ठीक है, सही। जी रीवैल्यू करने के बाद उसकी ट्रीटमेंट हमने जो पढ़ी थी F3 में, वो हमने क्या ट्रीटमेंट पढ़ी थी? हमने कहा था कि अगर उसकी कॉस्ट है एसेट की 1 मिलियन, कितनी जी, 1 मिलियन, 1 मिलियन। जी और उसकी जो कैरिंग वैल्यू है, या हम कह देते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, मैं कहता हूँ कि उसकी जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, जी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 300,000, मतलब 0.3। ठीक है, जी जी हमने एसेट को रीवैल्यू किया, रीवैल्यूड अमाउंट, जी, रीवैल्यूड अमाउंट हमने कहा की है 1.2 मिलियन, 1200,000। ठीक है जी। जी इसमें एक छोटी सी मैं और भी चीज ऐड कर देता हूँ, और मैं कहता हूँ इसकी यूजफुल लाइफ थी फॉर एग्जांपल 10 ईयर। यूजफुल लाइफ इज जी। 10 ईयर। 10 years। जी, स्ट्रेट लाइन मेथड हम लोग एडॉप्ट करें। ओके, सही। हम करेंगे क्या? पहला काम तो हम ये करेंगे कि जो एट रीवैल्यूएशन, जब रीवैल्यू करेंगे, पहला काम क्या करेंगे, जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसको रिवर्स कर दो। रिवर्स मीन्स सही। उसको रिमूव कर दो। क्या करें? रिमूव कर दो। रिमूव कर देंगे। डबल एंट्री करेंगे जी। वैसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट होती है, डेप्रिसिएशन की जी। डबल एंट्री हम लोग क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। डेप्रिसिएशन क्रेडिट। जी ये याद है ना? ठीक है। और हमने जी कहा जी। था डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक्यूमुलेटेड, डेबिट, डेप्रिसिएशन क्रेडिट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है इकट्ठी होती रहती है अकाउंट में। ठीक है, हर साल की जी डेप्रिसिएशन। जी तो देखिए 3 साल गुजर गए, 3 सालों में 300,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में जमा हो गया। हमने क्या किया, आफ्टर 3 इयर्स इस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को रिमूव करेंगे। ठीक है, तो क्या सही करेंगे, डेबिट करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कितने से, सही। 3 लाख से। 300,000। ठीक है, क्रेडिट जी। तो करें भाई, क्रेडिट करेंगे रीवैल्यूएशन सरप्लस को। किस चीज को? रिवैल्यूएशन सरप्लस। अच्छा, पहली चीज ये, नहीं जी जी जी, पूछें, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं साहब? नहीं नहीं, मैं कुछ पूछना नहीं चाह रहा, वो आवाज का वो मतलब मेरे जो स्पीकर है उसमें शो हो रहा था, उसको सही कर रहा था मैं। सही। जी तो देखें रीवैल्यूएशन सरप्लस, रीवैल्यूएशन सरप्लस, पहले तो बताएं इसकी नेचर क्या है, ये कौन से एलिमेंट में फॉल करता है? इज इट एसेट, इज इट एक्सपेंस, इज इट इनकम, और इज इट इक्विटी, और इज इट लायबिलिटी? जी, रिवैल्यूएशन सरप्लस क्या कहते हैं, इनकम में आएगा। अच्छा मैं बता देता हूँ।
बेसिकली ये इनकम नहीं है, ये इक्विटी का पार्ट होता है, ठीक है। अदर कम्प्रिहेंसिव अच्छा, इनकम में जाता जी हूँ, जी जी, हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, रिटेन अर्निंग एंड रिवैल्यूएशन सरप्लस। ठीक है, सही है, याद आ गया। तो बेसिक हाँ, जी जी, एक इक्विटी चीज में। जरूर है, एक चीज जरूर है कि इसको अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में लेकर जाएंगे, लेकिन कैसे लेकर जाएंगे वो एक अलग डिबेट है, आगे चल के पढ़ेंगे। मैं फिलहाल आपको F3 रिकॉल करवा रहा हूँ, ठीक है। तो जी हमने जी क्या जी, किया, रीवैल्यूएशन सरप्लस, देखिए इक्विटी है, इक्विटी का एलिमेंट इंक्रीज करेगा कितने से, 300,000। 300,000 से। लेकिन सवाल ये पैदा होता है तो क्या यहाँ पर रीवैल्यूएशन 300,000 की है? जी, क्या? नहीं, रिवैल्यूएशन तो 200,000 की अगर देखा जाए। जी नहीं, ओवरऑल अगर देखेंगे ना टोटल, तो ये टोटल बेसिकली 500,000, ठीक है। कैसे? क्योंकि आप, अच्छा, हाँ, क्योंकि हमने आप, रिवर्स किया क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को, और 200,000 जो नजीर आया है उसको हमने दोनों को ऐड करा दिया हाँ जी, अभी आपको बात समझ आ गई, ठीक है। तो है। जी आप दोनों तरीकों से रिवैल्यूएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। या तो आप सिंपल कैरिंग वैल्यू और रीवैल्यूड अमाउंट का डिफरेंस ले लें, वो टोटल आ जाएगी। लेकिन उस टोटल का मैं आपको ब्रेकअप दे रहा हूँ कि वो ब्रेकअप कैसा बना। उसमें एक हिस्सा किस चीज का है, जो आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एलिमिनेट की और वो रिवैल्यूएशन सरप्लस में ऐड होगा। दूसरा हिस्सा कौन जी सा है, जी जी, आप रिवैल्यूएशन सरप्लस और कॉस्ट का जो जो डिफरेंस। जो कॉस्ट डिफरेंस आ रहा है, जो कॉस्ट बढ़ी है उसको ऐड कराते हैं रिवैल्यूएशन सरप्लस में, या कैरिंग वैल्यू में से आप क्या कहते हैं, रिवैल्यूड अमाउंट में से कैरिंग वैल्यू को माइनस करा दें। जी, दोनों तरीकों से। देखिए, पहले तो सही ये, है। पहली चीज क्या है, पहली चीज तो ये है कि आप क्या करें, रीवैल्यूड अमाउंट लें, रीवैल्यूड अमाउंट लें, जी, और आप उसमें से क्या करें, कैरिंग वैल्यू लेस कर दें। कैरिंग वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करा दें। ये सही। आपके पास टोटल कितना आ जाएगा, इन दिस केस हमारे 500,000। 500,000 है। लेकिन अब जी, इसका ब्रेकअप कैसे होगा, ये कैसे 500,000 है, ये ऐसे वो इस 500,000 तरीके से। कि 300,000 हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट करें और उसको रिवैल्यूएशन सरप्लस में जी, लेके जा रहे हैं, और 200,000 हम कॉस्ट और रीवैल्यूड अमाउंट का डिफरेंस लेके जा रहे हैं, ठीक है, जो हमारी डिफरेंस कॉस्ट, ले रहे हैं। ठीक है। ये बात समझ आ रही? तो सही। जी आपका बिल्कुल। रीवैल्यूएशन सरप्लस है वो टोटल कितना हो गया, 500,000। 100,000। यहाँ तक बात समझ आ गई? जी। जी बिल्कुल। अच्छा, अब F3 की अब तक अगर मैं बात करूं, तो हमने वहां पर एक और चीज भी पढ़ी थी, और वो ये चीज थी कि हमने रीवैल्यूएशन सरप्लस को रियलाइज कैसे करें। सही। रीवैल्यूएशन सरप्लस में जब तक ये गेन आया, ये बेसिकली है तो गेन है ना, गेन है, क्या ख्याल है जी क्या? लेकिन जी जब तक ये बिल्कुल। रीवैल्यूएशन सरप्लस में गेन है, तब तक ये अनरियलाइज है, तब तक ये कौन सा, सही। अनरियलाइज गेन। इस अनरियलाइज गेन। रियलाइज कैसे करेंगे, रियलाइज कैसे करेंगे, वजह क्या है इसको वो रियलाइज कराने की, अब आपको ये बात बताता हूँ। आप मुझे इजाजत, मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर दूं ये सारा। जी, जी जी बिल्कुल। जी जी बिल्कुल। ओके, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, लुक एट इट। देखिए, हुआ कुछ इस तरह से कि आपकी जो पुरानी डेप्रिसिएशन पर ईयर थी, ठीक है, डेप्रिसिएशन पर ईयर पहले कितनी थी, 100,000, क्योंकि यूजफुल लाइफ टाइम। 100,000 जी। ओके जी, ठीक है। जब आपने रीवैल्यू कर दिया एसेट को, तो आफ्टर रीवैल्यूएशन देखें, आफ्टर रीवैल्यूएशन वैल्यूएशन। हमारे पास डेप्रिसिएशन पर ईयर क्या हो गई जी, देखें जी। अब 1.2 मिलियन होगी ना, 1200,000 हो गई हमारे पास जो जी डेप्रिसिएशन अमाउंट है। और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी रहेगी, 7 ईयर, क्योंकि 3 ईयर्स तो पहले वो डेप्रिशिएट हो चुका है ना। जी, जी, सही। डिवाइड बाई 7 करें, बताएं जी डेप्रिसिएशन पर ईयर हमारे पास कितना आया, कैलकुलेट। 171,428। 171,142, ठीक है। जी तो आप देखें कि आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इंक्रीज नहीं होगा रीवैल्यूएशन की वजह से? जी, बिल्कुल बढ़ेगा, अच्छा, बिल्कुल अब बढ़ेगा। बढ़ गया। अब सवाल ये है जी, कि रीवैल्यूएशन की वजह से आपके प्रॉफिट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया? रिवैल्यूएशन की वजह से प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट आया? जी, रिवैल्यूएशन की वजह से प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट आया, यही कि इनकम, एक्सपेंस कम हो जाएगा, इनकम बढ़ेगी। नो, नो, देखिए, लुक एट हियर, हुआ जी क्या, रीवैल्यूएशन की वजह से आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इंक्रीज हो गया। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इंक्रीज हुआ तो उसकी वजह से आपका प्रॉफिट डिक्रीज, समझ आ रही है ये बात? हाँ, सही, एक्सपेंस बढ़ गया तो प्रॉफिट डिक्रीज हो गया। सही। ठीक है, एक्सपेंस जी अगर ज्यादा होगा तो प्रॉफिट कम होगा ना, ठीक है। बिल्कुल अब सही। हुआ ये कि क्या ये शेयर होल्डर्स के साथ ज्यादती नहीं है कि हमने एक्सपेंस इंक्रीज कर दिया बैठे बिठाए, बिल्कुल है। ठीक है।
शेयर होल्डर्स भी कहेंगे यार जी यार तुमने क्या तमाशा बनाया हुआ, तुम रोज रीवैल्यूएशन करते रहते हो, हमें डिविडेंड देने की बारी आती है तुम एसेट रीवैल्यू करके इधर से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बढ़ा देते हो, और हमें पीछे प्रॉफिट क्या रह जाता है, प्रॉफिट हमें ना देने के बराबर होता है, तुम कहते हो जी हमारा एक्सपेंस इतना हो गया। बात समझ आ रही? सही। अच्छा, जी अब उन्होंने कहा कि क्योंकि यार रीवैल्यूएशन सरप्लस तो अनरियलाइज्ड गेन है, ठीक है, तो बेसिकली जी वो है तो गेन, गेन के ऊपर राइट किसका होना चाहिए, गेन के ऊपर राइट तो शेयर होल्डर्स का होना चाहिए, शेयर yes। होल्डर्स का, जी और बिल्कुल। रीवैल्यूएशन सरप्लस के ऊपर जो गेन है उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में लेके भी नहीं जा रहे, ठीक है, उसको हम कहाँ सही। ट्रीट कर रहे हैं, उसको अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम में बेसिकली ट्रीट। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, सही। तो उसने कहा कि आप इस तरह करें कि ये तरीका कार ठीक नहीं है, ये अकाउंटिंग ठीक नहीं है, ठीक है, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा कि हम एक ही दिन उठा के सारे का सारा गेन उठा के शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ये तरीका कार भी गलत है, और ये तरीका सही। कार भी गलत है कि हम इस गेन में से उन्हें कुछ दें ही ना। उसने कहा दोनों तरीके गलत है। उसने कहा फिर ठीक तरीका क्या है, उसने कहा ठीक तरीका यह है कि आप एक्सेस डेप्रिसिएशन पहले कैलकुलेट करें। तो लेट्स इजी करते हैं, ठीक है। तो क्या है जी, एक्सेस डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सही। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में कितना चेंज आया, ये पहले 100,000 थी, अब वो कितना 170। 171428, 71428 का डिफरेंस आ रहा है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। हमने कहा कि ये जो रीवैल्यूएशन हुई ना, इसकी वजह से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना इंक्रीज हो गया, 71,428। जी आपने कहा कि ठीक है, आप बात ठीक कर, आपने कहा बिल्कुल ठीक कैलकुलेशन है, बिल्कुल ऐसे ही। उसने जी कहा इस वजह से तो हमारा प्रॉफिट गिर गया, हमारा प्रॉफिट कम हो गया और शेयर होल्डर्स बड़े नाराज हैं। तो उन्होंने कहा कि अब करेंगे क्या, उन्होंने कहा हमारी इक्विटी में ना, हमारी इक्विटी में ना क्या होता है, लुक एट हियर, दो तीन चीजें। जी। एक तो होता है शेयर कैपिटल, पढ़ा होगा आपने, शेयर कैपिटल, जी पढ़ा, बिल्कुल। ठीक है, सही है, समझ आ गई। एक होता है शेयर प्रीमियम, ये भी हमने पढ़ा है, लेकिन जी इसको मैं अभी इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि ये हमारे टॉपिक का पार्ट नहीं है, ठीक है जी। जी तीसरी चीज जो हमने पढ़ी, रिटेन्ड अर्निंग्स पढ़ी, ठीक है जी। जी हमने कहा रिटेन्ड अर्निंग्स में ना, रिटेन्ड अर्निंग्स में हमने कहा वो अर्निंग्स आती हैं जो कि रिटेन होती है, मतलब जितना सही। प्रॉफिट आया, प्रॉफिट में से अगर 30% हमने डिविडेंड में दे दिया, हमने दे दिया शेयर होल्डर्स को, जो पीछे का हम्म। प्रॉफिट बच गया 70% वो रिटेन्ड अर्निंग्स का पार्ट बनेगा, ठीक है। ये वो सही। अर्निंग्स है जो ईयर बाय ईयर रिटेन होती चली आ रही, आपने कहा, हमने कहा बिल्कुल ठीक है। द नेक्स्ट वन सही। इज रीवैल्यूएशन सरप्लस, ठीक है, इसके अलावा भी रिवैल्यूएशन। डिफरेंट रिजर्व होते हैं, ठीक है, या इसको हम लोग रीवैल्यूएशन रिजर्व कह देते हैं, एक ही बात है, ठीक है, रीवैल्यूएशन रिजर्व, ठीक है। और अब इस जी हमारे केस में ये कितना है टोटल, हमने कैलकुलेट किया, दैट वाज 500,000 जी। जी। इसने कहा कि अगर अब होता क्या है बेसिकली, शेयर होल्डर्स को जो प्रॉफिट या जो डिविडेंड जाते हैं वो कहाँ से जाते हैं, डिविडेंड बेसिकली रिटेन्ड अर्निंग्स में से जाते हैं, कहाँ से जाते हैं? रिटेन अर्निंग में से, रिवैल्यूएशन रिजर्व में से कभी जा नहीं सकता, ये नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक है, ठीक है, सही। रिवैल्यूएशन जी। रिजर्व में से नहीं जा सकता, ठीक है। तो कहाँ से जाते हैं, उनकी जो प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेन अर्निंग में से। रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग में से। आपने कहा, हमने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा हमने जो रिवैल्यूएशन रिजर्व में 500,000 रखा हुआ है, क्यों रखा हुआ है, सवाल पैदा हो रहा है ना, क्यों रखा हुआ है, वजह क्या है, ये क्यों क्यों यहाँ रखा पे हुआ खड़ा है, है, वजह क्या? इसका फायदा क्या है, ना रखें तो फिर क्या हो, हम ये शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं कर रहे, अगर नहीं कर रहे तो वजह क्या है, अगर कर रहे हैं तो फिर क्या वजह है। तो इस पे मैंने आपको कहा कि डेफिनेटली अगर ये सारे का सारा उठा के इकट्ठा एक ही मरतबा पूरे साल, एक ही साल में अगर उनको दे दें, फिर भी ये बात सुटेबल नहीं नजर आती। क्यों? सुटेबल नहीं है। ठीक है, सही। क्यों सूटेबल नहीं है, इसकी वजह बताता हूँ। और दूसरा हमने कहा कि अगर बिल्कुल ना दें तब भी उनके साथ जाती है, सूटेबल अब क्यों नहीं है, उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि ये जो आपकी एक्सेस डेप्रिसिएशन है ना, जो आपने जी अमाउंट रीवैल्यू की कितनी, 71,428, ठीक है, जी। तो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ के साथ मल्टीप्लाई करें जी, अमाउंट क्या था, अच्छा, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ के साथ। 7 ईयर, जी जी। कितना बना, 499, मतलब 4,99,996। ठीक है, हम इसको 500,000 कर लेते हैं, ठीक है, जी 500,000। राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो अब ये राउंड ऑफ, जो जी। एक्सेस डेप्रिसिएशन है, हम कह रहे हैं कि जब हमने इसको एसेट का पार्ट बनाया, जब ऐसे मैचिंग प्रिंसिपल याद है, मैचिंग प्रिंसिपल में हमने क्या कहा था कि जितने बेनिफिट्स हों एक्सपेंसेस भी उतने ही होने चाहिए, उतने, ये नहीं है कि सही। 100,000 के बेनिफिट है तो 100,000 की कॉस्ट हो। इफ यू रिमेंबर जी डेप्रिसिएशन पॉलिसी में हमने एक चीज पढ़ी थी
कि जो पैटर्न बेनिफिट्स का होगा, कौन से बेनिफिट्स का, जो हमें एक एसेट दे रहा होगा, तो उसका जी रिलेटेड जो एक्सपेंस होगा उसका भी वही पैटर्न होना चाहिए। सही। आपको याद है? जी। नहीं, ये चीज तो क्या कहते हैं, मुझे नहीं लगता पढ़ाई है जो आप बता रहे हैं, अच्छा मतलब ठीक है। मुझे याद नहीं पड़ रहा ऐसा कुछ, मतलब वैसे क्योंकि आप बहुत क्योंकि ये जो हम F3 पढ़ाए ना, बहुत ही मतलब पढ़ा दिया था बस, और पेपर भी बस हो गया क्लियर। क्योंकि ये यहाँ की जो मतलब जो पढ़ाने का तरीकेकार है ना, यहाँ ऐसा है कि पहले FA1 पढ़ाते हैं बेसिकली। मेरा तो एग्जाम्पशन थी FA1 FA2 की, हाँ, तो इन्होंने, और MA1 MA2 की, तो इन्होंने MA1 और MA2 पढ़ाया। उसके बाद जो रिमेनिंग पोर्शन था फॉर द F3 F2, तो उन्होंने अलग से इसको पढ़ाया, मतलब जिसमें कंसोलिडेशन था, कैश फ्लोस था, मैं आपकी और बात समझ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन। तो ओके उस नो तरीके से तो इतना डीप में वो गए नहीं है ये लोग ठीक कभी। है, ओके नो इशू, मैं आपको बता देता हूँ। जी बेसिकली एफसी की बेसिक्स में से एक मैचिंग प्रिंसिपल, ठीक है। मैचिंग जी प्रिंसिपल पता है क्या कहते हैं? मैचिंग प्रिंसिपल, ठीक है, ये अकाउंटिंग के बेसिक प्रिंसिपल हैं, ठीक है। मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस की, कितनी प्रोड्यूस की जी? प्रोडक्शन हुई 1000 यूनिट्स। 1000 यूनिट्स, सेल किए आपने 800 यूनिट। जी, तो बताएं हमें रेवेन्यू 800 यूनिट्स का रिकॉर्ड करना चाहिए, 1000 यूनिट्स का? 800 का। 800 का, ठीक है, बात समझ आ गई। तो कॉस्ट ऑफ जी 1000 यूनिट्स की रिकॉर्ड करें या 800 यूनिट्स की? 800 यूनिट्स की। 800 यूनिट्स की, ठीक है। अब आप बात को अंडरस्टैंड करें कि अगर जी रेवेन्यू अगर 800 यूनिट से रिलेट कर रहा है तो कॉस्ट भी 800 यूनिट से रिलेट करनी चाहिए। भले हमने 2000 यूनिट की क्यों ना प्रोड्यूस की हो, भले हमारी कॉस्ट इनकर हो बिल्कुल। गई हो, लेकिन जब स्टेटमेंट ऑफ जी फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे तो जितने यूनिट्स का रेवेन्यू होगा उतने यूनिट्स की ही कॉस्ट होगी। ये क्या है? ये मैचिंग प्रिंसिपल है, ठीक है। और जी सिर्फ यही नहीं, इसके लिए जब हम डेप्रिसिएशन पॉलिसी सेलेक्ट करते हैं ना, तो डेप्रिसिएशन जी पॉलिसी कैसे सेलेक्ट करते हैं? देखिए, हमने दो डेप्रिसिएशन पॉलिसी पढ़ी। मैं इसको जी टेम्परेरी जरा इसको रिमूव कर रहा हूँ, मैं फिर आपको जी जी कर दें को। बात। जी जी कर दें। जी, मैचिंग प्रिंसिपल में हमने क्योंकि डेप्रिसिएशन की दो पॉलिसीज पढ़ी। फॉर एग्जांपल देखें जी, चले मैं जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं इसी की एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें अगर आप देखें तो आपको हर साल में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक जैसा नजर आ रहा है जी, बिल्कुल। ठीक है। अब इसी को अगर डेप रिड्यूसिंग बैलेंस से करें, फॉर एग्जांपल ये 100,000 है, हंड्रेड जी थाउजेंड कॉस्ट है, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, हम इसको 5% रिड्यूसिंग बैलेंस में डेप्रिशिएट करते हैं। तो पहले साल सही। में देखें जी इसकी डेप्रिसिएशन कितनी हुई, कैलकुलेट करें। 100,000, जी 5%, 5000 ये पहले साल में। अच्छा, कैरिंग जी वैल्यू अब क्या है? कैरिंग वैल्यू हो गई 95,000, तो 95,000। नेक्स्ट ईयर में फिर 95,000 का 5% लेना पड़ेगा जी। तो कैलकुलेट करें जी। 4750। 4,750 पे। थर्ड ईयर में आए, थर्ड ईयर में इसकी कैरिंग वैल्यू बताएं जरा। तो कैरिंग वैल्यू, अच्छा मैं एक मिनट रुके दोबारा करता हूँ, मैंने वो डायरेक्ट परसेंटेज लगा दी थी। 95,000 माइनस 90,250। 90,000 इसका 5% ले लेते हैं जी। 4,513। तो ये हो गया थर्ड ईयर, ओके। मैं अब फर्दर फर्दर कैलकुलेशन नहीं जा रहा, मैं जस्ट 3 ईयर्स की किया, अगर आगे जी दिखाएंगे तो आपको पैटर्न भी नजर आएगा। तो इस जी जी केस, पैटर्न ये रहेगा। रिड्यूसिंग बैलेंस के केस में पॉलिसी में आपको पैटर्न क्या नजर आ रहा है कि एक्सपेंस ईयर बाय ईयर रिड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा? जी 5,000 था फिर जी 4,000 हो रहा है। स्ट्रेट लाइन जी मेथड में क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड में आपको इक्वल एक्सपेंसेस नजर आ रहे हैं हर साल इक्वल एक, एक्सपेंस। ठीक है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि रिड्यूसिंग बैलेंस कहाँ पे अप्लाई करें, स्ट्रेट लाइन कहाँ पर अप्लाई करें, ठीक है। सही। कहता है कि मैचिंग। मैं ये भी पूछने वाला था, ये मैं पूछना भी वाला था आपको, क्या ये कौन सी कंडीशंस होती हैं कि जिसमें स्ट्रेट लाइन इज बेनिफिशियल या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इज बेनिफिशियल? देखिए, हमने बेनिफिशियल नहीं देखना, हमने स्टैंडर्ड्स की गाइडलाइन देखनी है, ठीक है। हमने हमें जो हाँ मतलब वही 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 बात। जी जी तो देखें बेसिकली हो क्या रहा है। अगर हमने कंसिस्टेंसी को देखें, हम लोग मैचिंग प्रिंसिपल को देखें, तो मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि जिस पैटर्न में आपके पास बेनिफिट्स आएंगे ना, तो उसी पैटर्न में आपके पास एक्सपेंस आना चाहिए। अब देखिए, ओके। समटाइम्स ऐसा होता है कि हो सकता है कि आपका प्लांट ऐसा हो, जो आपने प्लांट इंस्टॉल किया है, वो हर साल उसकी जो प्रोडक्शन है वो एक जैसी हो, उसकी प्रोडक्शन में चेंज ना आ रहा हो, ठीक है। वो हर साल उसके जी 1000 यूनिट्स की कैपेसिटी है एक साल में, तो वो हर साल 1000 यूनिट की प्रोड्यूस करता हो, ठीक है।
तो इसमें क्या है, जी हाँ अगर वो हर साल 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमें फिर एक्सपेंस जो उसका उससे रिलेटेड एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, वो भी फिर हर साल एक जैसा होना चाहिए। क्या ख्याल है? ठीक है, तो ओके कैसे बिल्कुल होगा? सही। उसके लिए फिर हम स्ट्रेट लाइन पे चले जाएंगे। ठीक है, मतलब जब अगर फ्लक्चुएशन इन प्रोडक्शन नहीं आ रही है तो फिर डेप्रिसिएशन में भी फ्लक्चुएशन नहीं आनी चाहिए। फ्लक्चुएशन इज समथिंग एल्स। फ्लक्चुएशन होता है अच्छा। अप एंड डाउन, कभी ऊपर चला गया कभी नीचे चला गया। ठीक हाँ है, सही। एक होता है कंसिस्टेंट, एक जैसे बेनिफिट्स आपको आ रहे हैं, एक यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म। हाँ ठीक है, मतलब यूनिफॉर्मिटी, सही। यूनिफॉर्म बेनिफिट्स आ रहे हैं तो यूनिफॉर्म एक्सपेंस भी फिर मिले, ये कंसिस्टेंसी, ये ठीक मैच है। प्रिंसिपल है। अच्छा, अब सही है दूसरा ठीक है। केस ऐसा होता है कि आपको पता है कि जैसे जैसे आपका एसेट पुराना होता है वैसे वैसे उसके बेनिफिट्स कम होने शुरू हो जाते हैं, तो उसकी प्रोडक्शन बिल्कुल कैपेसिटी सही। होता है, बिल्कुल होता है जी, काफी बिल्कुल। कम। तो अब इसमें क्या है जी, उस केस में क्या आपको नजर आएगा कि शुरू में बेनिफिट ज्यादा था, विद द पैसेज ऑफ टाइम बेनिफिट्स कम होने शुरू हो गए, ऐसा ही है। तो उसके लिए जी क्या करेंगे, उसके लिए रिड्यूसिंग बैलेंस पे चले जाएंगे। शुरू में डेप्रिसिएशन ज्यादा, आहिस्ता आहिस्ता डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम। जौन सा कम। पैटर्न बेनिफिट्स फॉलो कर रही है वो उसी तरह का पैटर्न एक्सपेंसेस को भी फॉलो करना चाहिए। ये बात समझ आ रही है? ठीक है। ये क्या है? जी। मैचिंग प्रिंसिपल। ये क्या ये है? मैचिंग प्रिंसिपल। अब बात समझ मैचिंग आ रही प्रिंसिपल। है? अब जी। अच्छा, अब मैं इसी से रिलेट कर रहा था वो रिवैल्यूएशन रिजर्व वाला, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। अब आपको ये तो चीज समझ आ गई कि हमने क्या है कि जिस पैटर्न में या जिस तरह से बेनिफिट्स हैं उसी पैटर्न में उसी कंसिस्टेंसी के साथ हमें हमारे एक्सपेंसेस भी रिपोर्ट होने चाहिए। ठीक है, जी अब आ जाते हैं रीवैल्यूएशन रिजर्व में। हमने कहा कि अगर जो हमने अमाउंट रीवैल्यू की, एसेट को रीवैल्यू किया, एसेट को हमने कितनी अमाउंट से रीवैल्यू किया, हमने एसेट को रीवैल्यू किया 500,000 से। ठीक है, बात समझ आ गई। तो अब एसेट जी। तो हमारा डेप्रिशिएट होगा थोड़ा थोड़ा करके। अगर जो रीवैल्यूड पोर्शन है, अगर रीवैल्यूड पोर्शन को देखें तो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ हमने कितना कहा जी, 71,428 जी, जी जी 71,428। तो ये 71,428 हर साल करते करते ये तो 7 ईयर्स में जाकर डेप्रिशिएट हो रहा है। तो हम बिल्कुल सही। हाँ, हम क्यों 500,000 का इकट्ठा उठाकर बेनिफिट शेयर होल्डर्स को दे दें? ठीक है, फिर उनको जी बेनिफिट भी तो इसी पैटर्न में जाना चाहिए, मतलब एक्सपेंसेस और जो बेनिफिट का पैटर्न है वो मैचिंग सेम प्रिंसिपल होना चाहिए। होना मैचिंग चाहिए। प्रिंसिपल होना। तो सही। हमने हमने कहा फिर हम ये करेंगे कि ठीक है, क्योंकि जो रीवैल्यूड पोर्शन है एसेट का वो 71,428 हर साल डेप्रिशिएट हो रहा है, तो हम क्या करें, बिल्कुल सही। हम लोग 500,000 जो रीवैल्यूएशन रिजर्व है उसको क्या करें, हर साल डेबिट करें रीवैल्यूएशन रिजर्व। ठीक है, इसको डिक्रीज करें, इसको डिक्रीज करें। ठीक है, कर देते हैं, समझ आ गई। लेकिन कितनी अमाउंट से जी, उतनी अमाउंट से जितना डेप्रिशिएट हो रहा है। कितना है जी, 71। 714428। है। अच्छा, रीवैल्यूएशन रिजर्व को क्या करें, डिक्रीज करें। ठीक है, और क्रेडिट फिर जी। किसको कर लें जी, क्रेडिट उस चीज इवैल्यूएशन सरप्लस। जी, सॉरी, इवैल्यूएशन रिटेन अर्निंग, सॉरी रिटेन अर्निंग होगा ना। जी रिटेन अर्निंग जिसके क्रेडिट। ऊपर जी, जहां से शेयर होल्डर्स को डिविडेंड जाने हैं। ठीक है, तो हर साल जी। हम क्या करें कि रिटेन अर्निंग्स में ये अमाउंट ले जाएं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अब क्या हो गया, अब ये रियलाइज हो गया ये पोर्शन। ठीक है इस तरीके से एक चीज ये हुई कि सारा मतलब शेयर होल्डर इज सेटिस्फाइड टू। जी, और शेयर होल्डर्स भी और जो सेटिस्फाइड हो गए, अकाउंटिंग और प्रिंसिपल। जो रिवैल्यूएशन भी है वो भी हो रही है बाय जी द पैसेज ऑफ टाइम एज जी पर द नीड। और शेयर होल्डर्स आर गेटिंग सेटिस्फाइड टू। जी, ठीक है, और अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी फॉलो हो रहा है। ठीक है, बात अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी फॉलो हो रहा है। सही। सही है कि डेफिनेटली जितना एक्सपेंस हो रहा है उसी के अकॉर्डिंगली फिर बेनिफिट को रियलाइज किया जाए। तो जब तक बेनिफिट को रियलाइज कर रहे हैं और हम शेयर होल्डर को वो चीज पे कर रहे हैं। जी एग्जैक्ट, ठीक है, पे हो या ना हो लेकिन उसके ऊपर राइट तो आ गया ना शेयर होल्डर को। ठीक है, जब भी जी राइट। मतलब जाहिर बात है रिटेन अर्निंग में अगर एक अमाउंट है और जी रिटेन अर्निंग से ही फिर वो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट होता है। एग्जैक्टली, अगर रिटेन अर्निंग इज जीरो देन इट्स नॉट पॉसिबल। और जी फिर वो राइट बनता है उनका कि जो रिवैल्यूएशन सरप्लस में अमाउंट है वो क्यों है, उसका जी कोई अकाउंट फॉर करना है आपको। तो एग्जैक्टली, इसलिए ताकि ना एक्सपेंस पूरा होना चाहिए। हाँ ऐसा ना हो कि सारा एक्सपेंस आपने रिकॉर्ड कर दिया शेयर होल्डर कुछ नहीं मिल रहा और आप शेयर एग्जैक्टली, होल्डर को भी 100% वो चीज नहीं दे सकते। तो अगर एज पर द अकाउंटिंग पॉलिसीज हम दोनों को हाँ डिफरेंशिएट और डिस्टिंग्विश करेंगे। और क्या कहते हैं जितना हम एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं उतना ही हम शेयर होल्डर को भी प्रोवाइड कर रहे हैं या रिटेन अर्निंग में हमारे पास वो अमाउंट है। एग्जैक्टली, ठीक है।
तो जी। बैक एंड पे जेन में क्या होना चाहिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मैचिंग प्रिंसिपल, ठीक है। मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन रिजल्ट से हर साल थोड़ा थोड़ा अमाउंट रिटेन्ड अर्निंग्स में ले जाएंगे और उसको रियलाइज करेंगे, ठीक है। जब तक रियलाइज अमाउंट, करेंगे। जब तक रीवैल्यूएशन रिजर्व में है तब तक वो अनरियलाइज गेन है। तो क्या करेंगे, उस गेन को हम लोग हर साल थोड़ा थोड़ा पोर्शन रिटेन्ड अर्निंग्स में ले जाकर रियलाइज करें, ठीक है। इज इट क्लियर? जी जी जी। ओके जी, फाइन। दैट वाज ऑल अबाउट रीवैल्यूएशन की ट्रीटमेंट, जो कि हम लोगों ने F3 में पढ़ी थी, मैंने आपको वो रिकॉल कराई, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गई यहाँ तक। अब मैं इसको यहाँ पे क्लियर कर दूं जी। जी बिल्कुल, जी 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 बिल्कुल कर दे, कोई इशू नहीं है। अब हम इसको डेफिनेटली थोड़ा थॉरोली पढ़ेंगे जरूर, लेकिन नेक्स्ट क्लास में। लेकिन इससे रिलेटेड टेंजेबल नॉन जी। करंट से रिलेटेड कुछ और चीजें हैं, नई चीजें जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। उसमें एक चीज होती सही। है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को डील करता है आपका IAS 40, ठीक है, आई इंटरनेशनल। एस 40। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है क्या, ठीक है। हम है प्रॉपर्टी, क्या? हाँ, हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में भी तो पढ़ रहे हैं ना, प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है, हमने लैंड एंड बिल्डिंग्स पढ़ी हैं। तो यहाँ पर जो जी। प्रॉपर्टी आएगी वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी जी? यहाँ पर वो प्रॉपर्टी होगी, वो प्रॉपर्टी होगी जो आपने इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए परचेज की है, एक्वायर की है। इन्वेस्टमेंट पर्पज मीन सही। कि आप रेंटल पर्पस, आप उसको रेंट पे देते हैं, या फिर जी। आपने उसको गेन के लिए, ठीक है। कौन सी गेन, ये भी हमने देखा, रिवैल्यूएशन गेन या सेल करके जो गेन, रिवैल्यूएशन गेन। ठीक है। रिवैल्यूएशन गेन्स होते हैं, या फिर क्या होता है कि आप उसको डिस्पोज ऑफ करके उसे प्रॉफिट अर्न करते हैं, ठीक है। होता है ना मार्केट में, सही। रियल स्टेट में स्पेशली देखने, रियल स्टेट में उनका बिजनेस ही यही है, बिल्डिंग परचेज की या उसको कंस्ट्रक्ट किया, कंस्ट्रक्ट करने के बाद उसको प्रॉफिट पे सेल करना, ठीक है जी। तो जी। आई ए एस 40 इस तरह की प्रॉपर्टीज को डील करता है, ठीक है जी। टेंजेबल नॉन करंट एसेट्स में IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में जब हमने मेजरमेंट की बात की, तो मैंने आपको क्या कहा कि इनिशियली इसको किस वैल्यू पे मेजर करेंगे, किस वैल्यू पे हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, दैट वाज कॉस्ट, हमने पढ़ लिया, ठीक है। कॉस्ट के फर्दर जी। आगे की कॉम्प्लिकेशंस पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे फर्दर कॉम्प्लिकेशंस को। डेप्रिसिएशन अभी हमने बात कर ली, मैंने आपको बताया मैचिंग प्रिंसिपल इज देयर, डेप्रिसिएशन हमेशा मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हमने डेप्रिसिएशन मेथड अडॉप्ट करना होता है, ठीक है। रिवैल्यूएशन सही है, है। रिवैल्यूएशन भी हमने यहाँ पर भी मैंने आपको काफी इसमें बता दिया। रिवैल्यूएशन की फर्दर अब एक और भी चीज होती है, एम्पेयरमेंट IAS 36, उसका एक अलग से टॉपिक है, उसको वहां पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जस्ट इतना ही डिस्कस करेंगे जैसा हमने आज डिस्कस किया, या इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। सही। सही। दो नई चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। IAS 23 बोरोइंग कॉस्ट। जी, आपने लोन लिया, लोन लेकर जी। आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर ली, आपने कोई प्लांट कंस्ट्रक्ट कर लिया, या आपने कोई प्लांट परचेज कर लिया, ठीक है। और उस लोन जी के ऊपर, उस लोन के ऊपर आप इंटरेस्ट कॉस्ट पे कर रहे हैं, ठीक है। तो उस इंटरेस्ट बिल्कुल। कॉस्ट को भी, उस इंटरेस्ट कॉस्ट को भी हम लोग क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। क्या करेंगे? कैपिटलाइज कैपिटलाइज क्यों? करेंगे। क्योंकि हमें ये लोन लेना पड़ा, हमें ये कॉस्ट बियर करनी पड़ी, किस वजह से कि इस पर्टिकुलर एसेट के लिए। कौन सा एसेट? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, या तो हम बिल्डिंग बना रहे हैं या हमको प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या इक्विपमेंट को खरीद रहे हैं, उसको जो खरीदने पे जो हमने लोन, लोन लिया उसके इंटरेस्ट को उस कॉस्ट में ही इंक्लूड करेंगे कि उसी की वजह से वो हमने लेना पड़ा है या हमें बेयर करना पड़ा है दैट पर्टिकुलर इंटरेस्ट। एग्जैक्टली, ठीक है। ताकि जब हमारी प्रोडक्शन हो तो हम उसमें से जब उसकी सेलिंग प्राइस सेट करें तो इतना अमाउंट सेट करें कि जो हमने ताकि हमें प्रॉफिट हो सके। असल में ना जो प्रोडक्शन की सेलिंग प्राइस है उसका यहाँ से ताल्लुक नहीं है, दैट इज समथिंग एल्स। नहीं ओवर, नहीं ओवर, वो नहीं 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 वो मैं मतलब मैं अपनी थिंकिंग मतलब मैं बता रहा हूँ बेसिकली, अगर कॉस्ट में वो चीज इनकर्ड नहीं होगी तो जी हमें इंटरेस्ट वो हमारे लिए एक्सपेंस बन जाएगा। जी, नहीं, वो इंटरेस्ट आपका होता क्या बेसिकली, देखिए, अगर आपने लोन एक्वायर किया ना, लोन डेफिनेटली आप जी किसी पर्पज की वजह होती है ना, लोन एक्वायर करते हैं, ठीक है। बिल्कुल। वजह क्या थी? बिल्कुल। वजह ये थी कि आपने कोई प्लांट परचेज करना था, पैसे नहीं थे, बिल्कुल। आपने बैंक को अप्रोच किया, बैंक ने आपको दे दिया लोन। जी अब वो लोन जी डेफिनेटली अब आपने उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना है। तो वो कहता है कि जी। आपने ये लोन लिया था और ये जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ना, ये इसलिए पे कर रहे हैं कि आपने ये एसेट परचेज करना था। तो कहता है कि ये सही। जो आप इंटरेस्ट बियर कर रहे हो ना, इंटरेस्ट कॉस्ट, कहता है कि इसको कैपिटलाइज करो। क्यों कैपिटलाइज करो? कहता है कि आपको ये इंटरेस्ट कॉस्ट किस लिए बियर करनी पड़ रही है कि आपने ये एसेट परचेज करना था। अगर आप ये एसेट परचेज करना था। ना करते तो आपने को ये लोन भी नहीं चाहिए था। ये बात समझ आ रही है? लोन भी नहीं चाहिए, जी बिल्कुल। तो इसीलिए वो कहता है इसको क्या करो, इसको कैपिटलाइज करो, ठीक है। इसके अंदर सही। डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो कॉम्प्लिकेशंस हम IAS 23 में पढ़ेंगे, ठीक है। इसी सही तरह, है। इसी तरह फिर आ जाते हैं गवर्नमेंट ग्रांट्स में जी।
समटाइम्स ऐसा होता है कि गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है। किस कॉन्टेक्स्ट में सपोर्ट करती है जी? गवर्नमेंट सपोर्ट करती है कि कुछ ऐसी चीजें हैं, कोई फॉर एग्जांपल कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसको प्रमोट करना चाह रही है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने आपको कहा जी आप प्लांट इंस्टॉल करें, ठीक है, अगर आपके पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है हम आपको ग्रांट देंगे, हम आपको ग्रांट जी देंगे, ठीक है? उस ग्रांट की कुछ डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं, ठीक है, वो ट्रीटमेंट्स हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और समटाइम्स क्या होता है कि उस ग्रांट को कुछ कंडीशंस हैं, वो अगर ग्रांट मीट करेगी वो कंडीशन, तो हम लोग उस ग्रांट को कैपिटलाइज करें, ठीक है। और उसको कैपिटलाइज करने का जी तरीका कार है, ठीक है, वो सारी चीजें हम लोग कहाँ पर पढ़ेंगे? IAS 20, ठीक है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 गवर्नमेंट ग्रांट्स में पढ़ेंगे, ठीक है। और जी जी डेफिनेट हाँ, उसमें फिर देखेंगे कि कब हमने उन गवर्नमेंट ग्रांट्स को रेवेन्यू ट्रीट करना है, कब हमने उसको कैपिटलाइज करना है, ठीक है। ये हम लोग इस स्पेसिफिक स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, IAS 20, ठीक है। तो इनशाला जी जो हम नेक्स्ट क्लास जो भी प्लान करेंगे तो इनशाला वहां पर हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन पहले ये IAS 16 को हम दोबारा थॉरोली डिस्कस करेंगे, इसमें कुछ चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद बोरिंग कॉस्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। बोरिंग कॉस्ट में हम लोग बात करेंगे, मैंने आपको बता दिया बोरिंग कॉस्ट का एक थोड़ा सा मैंने बता जी दिया जी किस वजह से हम लोग पढ़ने लगे। इसी तरह गवर्नमेंट ग्रांट से अगर गवर्नमेंट हमें हेल्प कर रही है तो फिर क्या करें, फिर उस पैसे को हम लोग कैपिटलाइज करें या ना करें, करें तो फिर किस सूरत में करें, नहीं करना तो क्यों नहीं सही करना, ठीक है। या फिर रेवेन्यू जी क्यों जी रिकॉर्ड करेंगे, ये चीजें हम लोग उधर IAS 20 में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है। जी एक और चीज जो आपने फ्री में पढ़ी थी वो डिस्पोजल था, ठीक है। तो डिस्पोजल भी, अब डिस्पोजल में जब हमने पढ़ा था, मैं आपको सिंपल डबल एंट्रीज बता देता हूँ, ठीक है। तो उसकी जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, देखिए हमने ये पढ़ा था कि जब हम डिस्पोजल करेंगे ना तो हम कॉस्ट अकाउंट लेंगे, ठीक है, कॉस्ट अकाउंट, ठीक है। दिस जी बिल्कुल कॉस्ट अकाउंट को हम लोग करेंगे क्रेडिट, ठीक है, हम लिखेंगे दिस वन डिस्पोजल का, डिस्पोजल ये दिस और डिस्पोजल। तो इसका मतलब ये है कि हम डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट करने जा रहे हैं, ठीक है, दिस बिल्कुल सही डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट करेंगे जी। और हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट, एसेट की कॉस्ट, ठीक है जी, दिस। एसेट कॉस्ट उसके बाद हमने कहा था जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसको एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। लेकिन जब आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भले आप डिस्पोज करें भले रीवैल्यू करें, दोनों केसेस में आपने इसको एलिमिनेट कर देना, ठीक। सही क्रेडिट है बैलेंस होता है इसका, तो हम लोग क्या करेंगे, जी क्रेडिट नेचर होती है इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट करेंगे, ठीक है, डेबिट करेंगे। और क्रेडिट क्या कर देंगे जी, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, ठीक है जी जी। सही यहाँ पे लेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है, दिस वन। और फिर जी उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, कैश, तो कैश हमारे पास से जाता है, कैश क्रेडिट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, ठीक है। जितना भी ओके कैश हमारे पास आया डिस्पोज करके, जो कैश हमारे पास आया, ठीक है जी जी। जी तो उसको क्या करेंगे जी, कैश क्रेडिट, डेबिट सॉरी कैश डेबिट डिस्पोजल, कैश सॉरी 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 डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, दिस, ठीक है। जी अच्छा, और क्या होगा, अगर हमें गेन होगा तो गेन डिस्पोजल की क्रेडिट साइड से आएगा, दिस वन। सही अगर हमें लॉस होगा तो वो डिस्पोजल की डेबिट साइड से आएगा, ठीक है, दिस वन, सही राइट। तो ये डिस्पोजल है। अब डिस्पोजल में कुछ फर्दर कॉम्प्लिकेशंस जहाँ पे पढ़ेंगे रीवैल्यूएशन के हिसाब से, अगर रीवैल्यूएशन हो रही है या एक रीवैल्यूड जी एसेट था, तो जब आप उसको डिस्पोज करने लगे हैं तो क्या चीज डिस्पोज करेंगे, कैसे, वो एक पूरा प्रोसीजर। लेकिन मैंने अभी आपको सिंपल जस्ट डबल एंट्रीज जो आपने पढ़ी थी जी F3 में, जस्ट वो मैंने आपको बताया, जी ठीक है। तो इनशाला फर्दर इससे ऑनवर्ड्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब हमारा ये सही वाला जो सेशन है ये एंड होने जा रहा है, ऑलमोस्ट लास्ट 1-1.5 मिनट रह गए, ठीक है। और जी जी मैंने वैसे भी 12 बजे की क्लास का टाइम दिया हुआ था, तो स्टूडेंट ओके अच्छा अच्छा सर मैं एक दो चीजें ये पूछना चाह रहा था कि आपकी जो आप F7 की जो क्लासेस रखेंगे इसकी टाइमिंग क्या होंगी पर डे अच्छा, इसकी जो ड्यूरेशन है ना, क्लास का ड्यूरेशन, वो मेरी कोशिश होगी जी हम इसको 1.25 से 1.5 घंटा रखी, क्योंकि हमें एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस एक्सटेंसिव बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल और मैं, मेरी कोशिश बिल्कुल होती है कि मैं स्टूडेंट, मैंने F3 के भी कराई है, ठीक है, कराता रहता हूँ। तो मुझे इवन जी जी ऐसा होता है कि स्टूडेंट को मुझे सारे के सारे MCQs कराने पड़ जाते हैं एक चैप्टर में से। तो मैंने कभी भी उसको वो नहीं किया, मैं कहता हूँ मेरे एंड से जो भी, अगर स्टूडेंट से नहीं हुआ कोई मसला नहीं है यार, मैं कराऊंगा, मेरी ओपनली इस पे एक ऑफर होती है, कोई मसला नहीं है। अगर 20 क्वेश्चन सही से 20 में से एक भी नहीं हुआ ना, आपने ट्राई किया, आपसे एक भी नहीं हुआ, कोई मसला नहीं यार, मैं 20 के 20 करा दूंगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो एक तो ये है कि जी प्रैक्टिस पे फोकस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है।
दूसरा काम हम जी क्या जी। करेंगे कि डेफिनेटली जो पढ़ना है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, और जो मिनिमम क्लासेस है मेरे ख्याल से 4 to 5 क्लासेस हम जरूर रखें एक वन। वीक, नहीं नहीं, मैं वीक का तो वो आपने मुझे तो बता दिया था। नहीं, मैं जैसे पर डे जो टाइम स्लॉट है वो क्या होगा, किस अच्छा मतलब शाम में होगी, दोपहर में होगी, अच्छा, टाइम स्लॉट ना वो थोड़ा सा पूछना डिस्कस चाहता कर लेंगे स्टूडेंट्स जरा, वो जो 2-3 स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझे ज्वाइन करना है, ठीक है, वो भी जरा मुझे जी। करना है, क्योंकि एक तो पेपर हो चुका है। क्योंकि क्योंकि असल में मेरा